हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का सॉल्व एग्जांपल्स किया था। जो सॉल्व एग्जांपल्स में क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने किया था, मतलब थोड़ा इलेबोरेट तरीके से किया था। बुक वाला सोल्यूशन कॉपी नहीं किया था, बुक वाला सोल्यूशन तो हमने देखा भी नहीं इनफैक्ट। तो आज हम लोग ऑब्जेक्टिव 1 करेंगे, ठीक है। मतलब दो ऑब्जेक्टिव के सेक्शन हैं, ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2। ऑब्जेक्टिव 1 में जो है सिंगल करेक्ट वाला क्वेश्चन रहेगा और ऑब्जेक्टिव 2 में मोर देन वन करेक्ट वाला क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव 1 कर रहे हैं। एस का ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा है, मतलब इट्स टू गुड, ठीक है। जितने भी एस्पिरेंट हैं आईआईटी जेई के नीट के, सबको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इनका करना चाहिए, ठीक है। एक्सरसाइज ही बहुत अच्छा है, मतलब शुरू के क्वेश्चन तो इजी हैं, बट उस बुक का खूबसूरती यही है कि आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज में क्वेश्चन होता है और लास्ट से जाएंगे थोड़ा एडवांस तक चला जाएगा। तो इस गुड स्ट्रैटेजी, ठीक है। एक्सरसाइज भी काफ़ी अच्छा है, हम लोग करेंगे, एक्सरसाइज भी करेंगे, ठीक है। तो वन बाय वन क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए ये क्वेश्चन, ए बॉडी ऑफ वेट W1 is suspended from the ceiling of a room through a chain of weight W2, ठीक है। The ceiling pulls the chain by a force, ceiling pulls the chain by a force। देखो समझो चीजों को, जैसे ये सीलिंग है और इस पे एक चेन लटका हुआ है। चेन कैसे ड्रॉ करें, ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, चलो ठीक है। इस तरह का चेन है, सिक्कर टाइप का है, ठीक। और उसके नीचे एक वेट है जिसका वेट जो है, उसका वैल्यू जो वेट का है दैट इज, ठीक है, ये आ गया। सो दिस इज W1 और चेन का वेट W2 है, चेन का वेट W2 है, ठीक। तो सीलिंग चेन को कितना फोर्स से पुल कर रहा है, आप ये बताओ कि चेन सीलिंग को कितना फोर्स से पुल कर रहा है। चेन जो है सीलिंग को कितना फोर्स से पुल कर रहा है। अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे आप, तो इफ द चेन पुल्स by a force of F, then ceiling will pull the chain by a force of F in this direction, equal and opposite forces, ठीक है। इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस। अगर मान लो चेन जो है सीलिंग पे F फोर्स लगा रहा है, तो सीलिंग भी चेन पे F फोर्स लगाएगा, ठीक है। सीलिंग भी चेन को पे F फोर्स लगाएगा। अब ये पूरा जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में है, पूरा का पूरा सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में है। तो ये F फोर्स किसके बराबर होना चाहिए, ये F फोर्स जो पूरा सिस्टम का वेट है W1 है और इसका W2 है, इसके बराबर होना चाहिए ना जी, तभी ना रेस्ट पे रहेगा। कोई चीज का वजन मान लो W1 प्लस W2 है, तो उतना ही फोर्स से पुल करोगे तभी ना वो रेस्ट पे रहेगा। अगर इससे फोर्स कम या बेसी होगा तो वो तो एक्सेलरेशन नीचे चला जाएगा, अगर ऊपर वाला फोर्स ज़्यादा हो तो ऊपर एक्सेलरेट कर जाएगा। लेकिन पूरा सिस्टम जो वेट, चेन प्लस वेट का जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में है। ये इक्विलिब्रियम में तभी हो सकता है जब इस पूरे सिस्टम को हम एक फोर्स से ऊपर की तरफ पुल करेंगे और वो फोर्स जो है पूरे सिस्टम के वेट के बराबर हो। तो यानी ये फोर्स कितना होना चाहिए, इफ आई वांट दिस the whole system to be in equilibrium, this will be equal to W1 plus W2। तो इस फोर्स से जो सीलिंग है वो चेन प्लस वेट के सिस्टम को पुल करेगा, और जितना फोर्स से सीलिंग इसको पुल करेगा उतना ही फोर्स से वो चेन प्लस वेट सिस्टम सीलिंग को पुल करेगा, ठीक है। इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, ये जो फोर्स है आपका एक्शन और रिएक्शन फोर्स। इफ आई कॉल इट एक्शन, दिस इज रिएक्शन। तो क्या लिख रखा है, सीलिंग पुल्स द चेन बाय ए फोर्स ऑफ W1 प्लस W2, ये हो जाएगा W1 प्लस W2। सिंपल है, ठीक है। शुरुआत का क्वेश्चन सिंपल ही रहना चाहिए। देखो ये देखो क्या बोल रहे हैं, ए हॉर्स पुल्स ए कार्ट, द फोर्स दैट हेल्प्स द हॉर्स टू मूव फॉरवर्ड इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय। देखो एक चीज समझो, जब आप वॉकिंग करते हो, वॉक करते हो तो क्या करते हो, आप जमीन को पीछे की तरफ पुश करते हो और जमीन आपको आगे की तरफ पुश करता है। भाई जो मैकेनिक्स ऑफ वॉकिंग है वो क्या है, आप पैर का, अपना फीट का जो आगे वाला हिस्सा है
उससे आप जमीन को पीछे की तरफ पुश करते हो। और जो ग्राउंड है, सरफेस जो है जिस पे आप खड़े हो, अगर आप जैसे ही आप पीछे की तरफ पुश करोगे, जो सरफेस है आपको आगे की तरफ पुश करेगा। वही काम हॉर्स के साथ भी हो रहा है। हॉर्स क्या करेगा, जो अपने पैर से जमीन को पीछे की तरफ पुश करेगा। ऐसे खड़े रहेंगे तो कभी वॉक नहीं कर पाएंगे, पूरा का पूरा यूनिफॉर्म, जब तक पुश नहीं करेंगे पीछे की तरफ आप वॉकिंग नहीं कर सकते हैं। तो आप सोचिए कि हम ऐसे खड़े खड़े एकदम वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स लगाया वॉक करना नहीं होगा। ऐसे यू हैव टू पुश द ग्राउंड इन बैकवर्ड डायरेक्शन एंड ग्राउंड विल पुश यू इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो आप वॉकिंग कैसे करते हो, वॉकिंग कौन सा फोर्स आपको हेल्प कर रहा है, जो ग्राउंड आप पे लगा रहा है, जो सरफेस जिस सरफेस पे आप वॉक कर रहे हो, वो सरफेस जो फोर्स लगा रहा है वो फोर्स आपको हेल्प कर रहा है वॉकिंग में। ठीक है, ऐसे ही हॉर्स का अगर देखोगे तो विच फोर्स हेल्प्स द हॉर्स टू मूव फॉरवर्ड। भाई हॉर्स क्या करेगा, हॉर्स जो है टप टप करके पीछे की तरफ ग्राउंड को पुश करेगा और ग्राउंड उसको आगे की तरफ पुश करेगा। तो कौन फोर्स लगा रहा है, ग्राउंड ऑन द हॉर्स। द फोर्स exerted by the force that helps the horse to move forward is the force exerted by ground on the horse. Force exerted by ground on the horse. Ground on the horse. ग्राउंड ऑन द कार्ट नहीं लिखे, वो तो देखो रोलिंग वॉलिंग कर रहा होगा, लेकिन हॉर्स को जो हेल्प कर रहा है मूव फॉरवर्ड, वो तो बाद में फिर उसको पुल कर रहा है ना हॉर्स। ठीक है, कार्ट को, लेकिन हॉर्स को मूव करने में कौन हेल्प कर रहा है, हॉर्स जो है पीछे की तरफ पुश करेगा ग्राउंड को और ग्राउंड उसको आगे की तरफ पुश करेगा। ठीक है, ग्राउंड उसको आगे की तरफ पुश करेगा। तो वही ग्राउंड जो हॉर्स पे फोर्स लगा रहा है वही हेल्प कर रहा है हॉर्स को आगे की तरफ मूव करने में, और जो आगे मूव कर रहा है तो पीछे से वो वे कार्ट को भी खींच रहा है। ठीक है, ओके, वो लोग बांध देते हैं ना कार्ट को, घोड़ा से बांध देते हैं कि भाई तुम आगे जाओगे तो हम भी पीछे पीछे कार्ट में आएंगे। ठीक है, हाँ, ये देखो, ए कार एक्सीलरेट ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड ड्यू टू फोर्स एक्सर्टेड बाय, ये भी वही चीज है। देखो एक्चुअली देखो क्या होता है कि जब आप कार का जो, ये तो देखो ऐसा क्वेश्चन तो देखो रोलिंग का है, बट इसको दे दिया गया है, चलो कोई नहीं, हम ब्रीफली बता देते हैं आपको। देखो अगर कार को तुम अगर कभी मान लो फ्रिक्शनलेस सरफेस पे उसको प्लेस कर दो, अगर कार को सपोज को फ्रिक्शन, ये बहुत डिटेल में हम पढ़ाएंगे भी आपको ना उसमें रोलिंग के अंदर, फॉरवर्ड स्लिपिंग बैकवर्ड स्लिपिंग वगैरह जब पढ़ेंगे ना तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कैसे फ्रिक्शन हेल्प्स इन मोशन ऑफ अ कार। ठीक है, तो ब्रीफली हम अभी बता देते हैं आपको। जैसे ही आप कार, जैसे आप, ये व्हील है सपोज करो, कार का व्हील है, ये कार का व्हील है, अभी रेस्ट पे है। ठीक है, अभी रेस्ट पे है। तो क्या होता है कि जैसे ही आप इंजन स्टार्ट करते हैं, जैसे ही आप इंजन स्टार्ट करोगे क्या होगा, इंजन के पास क्या है, इंजन के पास व्हील को घुमाने का एक मैकेनिज्म है। इंजन के पास व्हील को घुमाने का एक मैकेनिज्म है। इंजन क्या करेगा, इसको रोटेशनल मोशन प्रोवाइड करेगा। जैसे ही रोटेशनल मोशन प्रोवाइड करेगा तो ये जो कार जिस पॉइंट पे, जैसे मान लो ये रोड है सपोज करो, ठीक है, तो कार का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो पीछे के डायरेक्शन में स्लिप करेगा। कितना वेलोसिटी से, ये ओमेगा, अगर ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो ओमेगा और वेलोसिटी से स्लिप करेगा। ठीक है, अब अगर मान लो रोड और व्हील में फ्रिक्शन है, अगर रोड फ्रिक्शन है और व्हील भी देखो बना रहता है रबर का मटेरियल से, रबर का मटेरियल इसलिए बना होता है, रबर का फ्रिक्शन बहुत हाई होता है। और रोड भी जो बना रहता है देखो पिच वगैरह यूज करते हैं, स्टिकी काइंड ऑफ मटेरियल होता है, फ्रिक्शन हाई फ्रिक्शन वाला रोड को बनाने में हाई फ्रिक्शन, जिसके मटेरियल का हाई फ्रिक्शन होता है उसका यूज किया जाता है। कभी भी आप रोड पे देखो टाइल नहीं बिछा हुआ देखेंगे, टाइल बिछा हुआ नहीं काम करेगा रोड। ठीक है, रोड का भी फ्रिक्शन बहुत हाई होना चाहिए। जो टायर में जो रबर यूज होता है, मटेरियल यूज होता है रबर, वो भी हाई फ्रिक्शन का होता है। अब क्या करेगा, जैसे ही इंजन स्टार्ट करेंगे व्हील घूमेगा तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रोड के रिस्पेक्ट में पीछे की तरफ स्लिप कर जाएगा। जैसे स्लिप करेगा रोड क्या करेगा, रोड उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, व्हील पे, रोड जो है उस व्हील पे एक फॉरवर्ड डायरेक्शन फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा और ये फ्रिक्शन फोर्स जो है व्हील के अंदर ट्रांसलेशन क्रिएट करता है। बात समझ आ रहा है आपको। जैसे ही इंजन स्टार्ट करेंगे, इंजन तो जो व्हील का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो रोड के रिस्पेक्ट में बैकवर्ड डायरेक्शन स्लिप करेगा और जैसे ही बैकवर्ड डायरेक्शन स्लिप करेगा ये जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन लगना चालू होगा। फ्रिक्शन का नेचर ही होता है स्लिपिंग को अपोज करना, ये आगे के चैप्टर में आएगा। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन भी थोड़ा आगे का ही है,
तो जितना समझ में आ जाता है बढ़िया है, नहीं तो आगे पढ़ना है ऐसे, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है। तो ये फ्रिक्शन कौन लगाएगा? रोड लगाएगा। ऐसी फ्रिक्शन की वजह से व्हील में ट्रांसलेटरी मोशन होता है। तो हम आप में से अगर कोई सोचता है कि हम बहुत तेज गाड़ी चला के बहुत हीरो बन रहे हैं, तो वो गलत सोच है, क्योंकि आप गाड़ी चलाते ही नहीं है, आपके हाथ में है ही नहीं, आप तो बस व्हील को घुमाते हो, आप तो बस व्हील को घुमाते हो, गाड़ी तो फ्रिक्शन चलाता है। तो हम देखते हैं कि मतलब बच्चा लोग, यंग बच्चा लोग बाइक ले लेगा, हूँ फट फट आवाज करेगा, और सोचेगा कि हम बहुत तेज चला रहे हैं। अरे भाई तुम नहीं तेज चला रहे हो, वो फ्रिक्शन चला रहा है, तुम तो खाली चक्का घुमा रहे हो, ठीक है। हाँ, तो ये फ्रिक्शन जो रोड का जो फोर्स, रोड जो फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है, वो कार को एक्सेलरेट करवा रहा है, वो ट्रांसलेटरी मोशन जनरेट कर रहा है। तो कौन कर रहा है भाई? फोर्स जनरेट भाई इंजन नहीं, इंजन तो सिर्फ घुमाता है, चक्का घुमाता है। अगर यही मान लो फ्रिक्शनलेस हो जाए ना रोड, तो चक्का घूमते रहेगा, कार वहीं रहेगा, ठीक है। खाली क्योंकि रोटेटरी मोशन का मैकेनिज्म है आपके पास, उसी को कंट्रोल करने का मैकेनिज्म है। तो अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस हो, कार खड़ा कर दीजिए और सोचिए कि बहुत तेजी से हम चलाए, तो आपका बेशक वो दिखाएगा मीटर में कि बहुत तेज चल, लेकिन वो सिर्फ घूमता रहेगा अपनी जगह पे। कीचड़ में फंस जाता है, टायर वायर तो देखते नहीं, घूम जो एक्सीलेटर लेता है तो खाली चक्का घूमता है, ठीक है। तो कौन है भाई? ड्राइवर, ड्राइवर का कोई रोल नहीं, वो चक्का केवल घुमाता है, ठीक है। रोड, रोड जो फोर्स लगा रहा है ना, उसकी वजह से जो कार है एक्सेलरेट करता है। ये बहुत डिटेल में आपको पढ़ना है भाई, रोलिंग में, ठीक है, ये करेंगे हम लोग। कहाँ ऐसे कैसे हो जाता है, ये रोलिंग में पढ़ना है आपको, ठीक है, रोलिंग में पढ़ना है। आगे चले, सिंगल ऑप्शन, सिंगल चॉइस वाला ही सब क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है, ए ब्लॉक ऑफ मास 10 kg सस्पेंडेड टू 2 लाइट स्प्रिंग बैलेंस एज सोन। भाई ये इसमें है क्या? देखो, इसको पूरे को हम अगर स्ट्रिंग की तरह माने तो इसमें कितना टेंशन है? हर जगह टेंशन टी है ना, हर जगह टेंशन टी है। तो जितना टेंशन जनरेट होता है वही मेजर करता है। तो टेंशन क्या है? T माइनस 10G इक्वल टू C, इक्विलिब्रियम का केस है। तो T इज 10G। तो ये टेंशन यहां भी है और ये टेंशन यहां भी है। भाई इसका तो कोई, ये तो लाइट है ना, इसका कोई वजन तो है नहीं। अगर वजन होता है स्प्रिंग बैलेंस में, तो यहाँ पे टेंशन जो होता है ना, दिस वेट प्लस दिस वेट हो जाता है। लेकिन स्प्रिंग बैलेंस लाइट है, लाइट मतलब उसका कोई मास नहीं है, मासलेस है। हाँ आइडियल है बट नहीं है, लाइट मतलब मास जीरो है। तो चूंकि मास पूरे स्ट्रिंग में जीरो है, तो जो टेंशन यहाँ होगा वही टेंशन यहाँ होगा। अगर मान लो इसका मास होता है ना, तो उस केस में यहाँ का टेंशन जो होता है यहाँ का टेंशन से हाई होता है। कितना डिफरेंस हो जाता है? ये स्प्रिंग बैलेंस का वेट के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे टेंशन और यहाँ पे टेंशन बराबर है, तो स्प्रिंग बैलेंस बराबर रीड करेगा, दोनों सेम रीड करेगा, 10 kg ही रीड करेगा दोनों। बोथ द स्प्रिंग बैलेंस विल रीड 10 kg, बिकॉज स्प्रिंग बैलेंस के आगे वाला हुक पे जितना टेंशन होता है वही वो रीड करता है, दोनों का सेम ही होगा ना टेंशन, ठीक है। बस में ना, इसको अगर जैसे बहुत एक्सेलरेट करके ऊपर ले जाओगे नीचे लाओगे तो डिफर करेगा, बट दोनों जगह सेम ही रहेगा फिर भी। इन दैट केस ऑल्सो वेट मेजर्ड बाय बोथ द स्प्रिंग बैलेंस वुड बी सेम 10 kg, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। कोई दिक्कत हो हमेशा रेडी है, सवाल का जवाब करेंगे, ठीक है। अगर कोई इशू आता है ना करने में, तो यू कैन आस्क क्वेश्चन। जहाँ भी वीडियो देख रहे हैं वहाँ पे क्वेश्चन पूछने का मैकेनिज्म भी होगा, ठीक है। आई डोंट नो वेयर द वीडियो विल बी पुट, है ना, इन फ्यूचर, आई डोंट नो। देखो क्या बोल रहा है भाई, ए ब्लॉक ऑफ मास m, ये अगला क्वेश्चन है। ब्लॉक ऑफ मास इज प्लेस ऑन स्मूथ इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। द फोर्स एक्सर्टेड बाय प्लेन ऑन द ब्लॉक हैज अ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होगा बताओ? ये आपका, ये आ गया ऐसे ना, अब ब्लॉक पुट कर दो हम लोग। फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, अलग ड्रॉ करते हैं, ठीक है। क्या क्या फोर्स लगेंगे बताइए? एक तो mg हो गया, एक नॉर्मल रिएक्शन हो गया, ठीक है। mg आर नॉर्मल रिएक्शन, ठीक। अगर इसमें हम कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लें इस टाइप का, so what will happen? This is theta. So there is equilibrium in this case, मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर तो कोई मोशन है ही नहीं ना,
तो देयर इज इक्विलिब्रियम इन वाई डायरेक्शन, एक्स एक्सिस अलोंग द प्लेन ले लिया, वाई एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ले लिया, तो वाई एक्सिस के अलोंग इक्विलिब्रियम है, तो इट मीन्स n माइनस mg cos theta is 0. And why n is important? Because the force exerted by plane on the block is n basically. Force exerted by inclined plane on the block is normal reaction. Normal reaction क्या signify कर? Normal reaction force of interaction है block का और inclined plane के बीच में, तो normal reaction ही निकालना है. mg जो force है it is exerted by earth, not the inclined plane. So it is the normal reaction which the question is asking for. Normal reaction ही question पूछ रहा है. Normal reaction is mg cos थीटा. नॉर्मल रिएक्शन जो होगा mg cos थीटा हो जाएगा. समझ में आ रहा? इजी है, इसमें ज़्यादा कुछ बताने लायक चीज़ है नहीं, ना. एक mg sin थीटा भी जो होगा ना वो एक्सेलरेशन काउज करेगा एक्स डायरेक्शन पे. तो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? mg sin थीटा इज द फोर्स एंड दैट इज इक्वल टू ma, सो a इज g sin थीटा. तो इंक्लाइन प्लेन, स्मूथ इंक्लाइन प्लेन को ब्लॉक रख देंगे तो अलोंग द प्लेन g sin थीटा से एक्सेलरेट करेगा. अब परपेंडिकुलर टू प्लेन इक्विलिब्रियम में रहेगा, वाई डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में रहेगा, तो वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होगा. तो नेट फोर्स क्या होगा? नेट फोर्स ही टोटल फोर्स इन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन माइनस टोटल फोर्स इन नेगेटिव वाई डायरेक्शन. टोटल फोर्स इन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन इज n एंड टोटल फोर्स इन नेगेटिव वाई डायरेक्शन इज mg cos थीटा. ठीक है, ओके, ठीक है. ये देखिए, ए ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ वेज ऑफ इंक्लिनेशन थीटा. The whole system is accelerated horizontally so that block does not slip on the wedge. अच्छा, ठीक है, बढ़िया बात है. The force exerted by wedge on the block has the magnitude. ये रिपीट हो गया है. ठीक है, बढ़िया है. देखो, ये इंक्लाइन प्लेन है और ये मान लो ब्लॉक है. ठीक, अब क्या बोल रहे हैं भाई बताओ? पूरा सिस्टम को एक्सेलरेट कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली सो द block does not slip on the wedge. Block does not slip on the wedge. So force exerted by the wedge on the block is, फ्री बॉडी डायग्राम पहले ड्रा कर लो m का. क्या क्या फ्री बॉडी डायग्राम में बताओ? फ्री बॉडी डायग्राम में वेट क्या क्या, फोर्स क्या क्या है? एक तो mg जो अर्थ लगा रहा है, ठीक है, और एक इंक्लाइन प्लेन लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि ब्लॉक का मोशन इस डायरेक्शन में कंस्ट्रेंट है. तो कौन कंस्ट्रेंट कर रहा है? इंक्लाइन प्लेन कंस्ट्रेंट कर रहा है. कैसे कंस्ट्रेंट कर रहा है? बाय डायरेक्टिंग नॉर्मल रिएक्शन इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच मोशन इज कंस्ट्रेंट. नॉर्मल रिएक्शन में लेक्चर देखो मेरा, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन पे लेक्चर देखिए, जो हम बढ़िया से पढ़ाए हैं उसे, नॉर्मल रिएक्शन कैसा डायरेक्शन होता है. नॉर्मल रिएक्शन कब लगता है? जब किसी बॉडी का मोशन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन कंस्ट्रेंट होता है. ठीक है, तो आप देखिए ये ब्लॉक जो है इसका मोशन जो है इनटू द प्लेन कंस्ट्रेंट है. ये फ्री है इधर मूव करने के लिए, लेकिन इधर मोशन कंस्ट्रेंट है. आज इधर मोशन कंस्ट्रेंट होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लगेगा. तो ये नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा, इधर कंस्ट्रेंट है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा. इनफैक्ट यही फोर्स जो इंक्लाइन प्लेन लगाता है, यही फोर्स लगा के इस ब्लॉक का मोशन को इस डायरेक्शन में कंस्ट्रेंट करता है. तो जिस डायरेक्शन में मोशन कंस्ट्रेंट है, मतलब जिस डायरेक्शन में मोशन फ्री नहीं है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लगता है. एंड हु अप्लाई दिस नॉर्मल रिएक्शन? इंक्लाइन प्लेन. इंक्लाइन प्लेन नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है. ठीक है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन इंक्लाइन प्लेन लगा रहा है, तो ब्लॉक भी इंक्लाइन प्लेन को छोड़ेगा नहीं, वो भी एक इस पे जो है रिएक्शन फोर्स लगाएगा n. तो n फोर्स इंक्लाइन प्लेन बॉडी पे लगा रहा है ब्लॉक पे, और ब्लॉक भी एक रिएक्शन फोर्स इंक्लाइन प्लेन पे लगाएगा, वो भी n के बराबर होगा. इक्वल एंड ऑपोजिट. थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ. इट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ. ठीक है, ओके. अब देखो क्या बोल रहा है तुमको, पूरा सिस्टम को हम लोग एक्सेलरेट कर रहे हैं. किधर? हॉरिजॉन्टली. अब ये नहीं बता रहा है कि राइट में है कि लेफ्ट में है, ये नहीं तुमको बता रहा है कि एक्सेलरेशन राइट में है कि लेफ्ट में है, लेकिन तुमको फ्री बॉडी डायग्राम से पता चल जाएगा. तुमको फ्री बॉडी डायग्राम से पता चल जाएगा. अच्छा, ये ऐसा एक्सेलरेट कर रहा है कि ब्लॉक स्लिप नहीं करे. तो हम लोग पहले ही मान लिया जाए कि ब्लॉक स्लिप नहीं कर रहा है. अब फिर निकाल देते हैं एक्सेलरेशन क्या है. ठीक है, तो अगर हम लोग माने कि ब्लॉक स्लिप नहीं कर रहा है, तो अगर हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा कर लें, यहाँ जरा कोऑर्डिनेट सिस्टम में यहाँ ड्रा कर लें, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन का बात कर रहा है,
कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करना हमारा डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, हम कैसा भी कोऑर्डिनेट सिस्टम ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये एंगल अगर मान लो थीटा है, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि n cos थीटा और mg तो बैलेंस कर लेगा, लेकिन n sin थीटा एक नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, ठीक है, जो कि ब्लॉक को एक्सेलरेट करेगा। तो यानी एक्सेलरेशन जो दिए हो ना तुम इसको वेज ऑफ मास सिस्टम को, इधर ही दिए हो, a is the acceleration which you have given actually, ठीक है, और यही a निकालना नहीं, a is the acceleration which you have given, मतलब a एक्सेलरेशन आप दिए हैं, तो जिस एक्सेलरेशन से वेज एक्सेलरेट करेगा उसी एक्सेलरेशन से आपका ब्लॉक भी एक्सेलरेट करेगा, क्योंकि ब्लॉक जो है वेज के सारे मोशन को इनहेरिट करेगा, ब्लॉक जो है वेज के सारे मोशन को इनहेरिट करेगा, wedge is going to inherit all the motion of the block, right? And we can easily find what is capital A. देखो x फोर्सेज यही लगेंगे mg और n, फोर्सेज mg और n ही लगेगा, the forces will be mg and n, ठीक है, और कोई फोर्स रियल फोर्स है नहीं, और कोई रियल फोर्स नहीं है, ठीक है। हाँ, तो अब मान लो इफ यू आर गिविंग a एक्सेलरेशन टू दिस इंक्लाइन प्लेन एंड मास m, अगर ये हम लोग गलत लेंगे ना तो अपने आप ही नेगेटिव में आ जाएगा, उसका टेंशन नहीं लेना है। ऐसे यहाँ से हमको दिख रहा है कि ए एक्सेलरेशन जो है ना वो लेफ्ट डायरेक्शन में ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग ले लिए। अब देखो कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग ऐसा लेते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स एक्सेस के लॉन्ग आ जाए और ये एक्सेलरेशन भी एक्सेस के लॉन्ग आ जाए। तो यूजुअली आप देखो कि बुक में जैसे ये कोऑर्डिनेट सिस्टम लेता है लोग, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है, हम लोग का सिचुएशन देखना पड़ेगा कि देखो इसको ये ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम लेने से फायदा क्या हुआ, दो में से एक फोर्स आ गया और एक्सेलरेशन भी आ गया, ठीक है। तो जितना ज़्यादा फोर्स वगैरह आ जाएगा कोऑर्डिनेट के अलावा उतना कम रिजोल्यूशन करना पड़ेगा। वाई डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है। अच्छा एक चीज़ और है, क्वेश्चन अज्यूम कर रहा है कि जो ब्लॉक है वेज के ऊपर मूव नहीं कर रहा है, तो द ब्लॉक हैज मोशन अलोंग विद द वेज, ब्लॉक डज नॉट हैव एनी मोशन विथ रिस्पेक्ट टू वेज, block has motion along with the wedge which it inherits, but it does not have any motion with respect to wedge। तो wedge और block system दोनों ही मान लो कैपिटल ऐसे मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो फ्री बॉडी डायग्राम लगा लो। मान लो ऑब्जर्वर हमने बाहर ऐसे लिया है, यहाँ लिया है, सपोज द ऑब्जर्वर वी हैव टेकन इज आउटसाइड, इनर्शियल ऑब्जर्वर लिया है, तो ब्लॉक और वेज दोनों को ही लेफ्ट डायरेक्शन में एक्सेलरेट होते हुए देखेगा। इक्वेशन लिख लीजिए, क्या हो जाएगा, n cos थीटा इक्वल्स टू mg और n sin थीटा इक्वल्स टू ma, ठीक है। a इज एक्सेलरेशन, तो यहाँ से हम लोग का एक्सेलरेशन आ जाएगा, अगर डिवाइड करोगे 2/1, इफ आई डिवाइड 2/1 आई गेट व्हाट, tan थीटा इक्वल्स टू, so acceleration which you get is g tan theta, right? क्या पूछ रहा है तुमसे, फोर्स exerted by wedge on the block, so force exerted by wedge on the block is n basically, तो इतना निकालने की जरूरत नहीं था, ऐसा नहीं, n is basically mg by cos theta, वो यहीं से निकल जाएगा, एक्सेलरेशन में निकालने का नीड नहीं था। mg by cos theta, ठीक है। बाकी सूडो फोर्स से भी लगा सकते हो, कर सकते हो, सूडो फोर्स से भी कर सकते हो। सूडो फोर्स में क्या करना होगा तुमको, आप ऑब्जर्वर को वेज के ऊपर ले लीजिए, वेज के ऊपर ऑब्जर्वर ले लेंगे तो वो वेज को रेस्ट पे पाएगा, क्योंकि ये ऑब्जर्वर वेज के ऊपर है, वेज का सारा मोशन को इनहेरिट करेगा, ठीक है, तो वेज को रेस्ट पे पाएगा, और चूंकि वेज को रेस्ट पे पाएगा तो ब्लॉक को भी रेस्ट पे पाएगा। क्वेश्चन अज्यूम कर रहा है कि ब्लॉक जो है वेज के रेस्पेक्ट में मूव कर नहीं रहा है, तो ब्लॉक को भी रेस्ट पे पाएगा, ठीक है, ब्लॉक को भी रेस्ट पे पाएगा, लेकिन मतलब ब्लॉक को इक्विलिब्रियम में देख रहा है, लेकिन उसके ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग न्यूटन्स लॉ लिखना चाहते हैं तो आपको एक सूडो फोर्स लगाना पड़ जाएगा उस केस में। फिर अगर ऑब्जर्वर इंक्लाइन प्लेन पे होगा तो ये एक्सेलरेशन वो ऑब्जर्व नहीं करेगा, न वेज के अंदर न ब्लॉक के अंदर, वेज और ब्लॉक के बीच में कोई रिलेटिव मोशन तो हो नहीं रहा है, तो अगर वेज को रेस्ट पे पाएगा तो ब्लॉक को भी रेस्ट पे पाएगा, ठीक है। लेकिन उसका जो ऑब्जर्वेशन है कि कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, इसको अगर न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग लिखना चाहेंगे तो आपको एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। सूडो फोर्स किधर लगाएंगे आप, जिस डायरेक्शन में नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन हो रहा है, मतलब ये ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल है, ये ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल है क्योंकि ये एक्सेलरेटेड फ्रेम में है,
तो अगर आप इसका इक्वेशन लिखना चाहते हैं नॉन यूनिवर्सल ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग, अगर इसका इक्वेशन आप नॉन यूनिवर्सल ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग लिखना चाहते हैं, तो आपके अपार्ट फ्रॉम ऑल द रियल फोर्स है एन और एम जी जो लग रहा है, उसके अलावे आपको एक सूडो फोर्स भी लगाना पड़ेगा, जिसका डायरेक्शन जो होगा ऑपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ नॉन यूनिवर्सल ऑब्जर्वर, और जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वेयर मास इज द मास ऑफ द बॉडी, जिसका आप इक्वेशन लिखना चाहते हैं, ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ नॉन यूनिवर्सल ऑब्जर्वर। एक बार ये लगा देंगे, नाउ यू कैन राइट न्यूटन सेकंड लॉ। और नॉन यूनिवर्सल ऑब्जर्वर का ऑब्जर्वेशन क्या है, ये इक्विलिब्रियम में है, ये इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब net force in x direction and net force in y direction, they are going to be zero. So net force in x direction is what? Net force in y direction is what? N cos theta minus mg is 0, and net force in x direction is ma minus n sin theta is 0. तो ये इक्वेशन देखो और ये इक्वेशन देखो, दोनों सेम रहेगा, बट फिजिक्स बिहाइंड दिस इक्वेशंस आर डिफरेंट। यहाँ एम ए जो है मास इनटू एक्सेलरेशन है, और यहाँ एम ए जो है सूडो फोर्स है, यहाँ एम ए जो है सूडो फोर्स है। आंसर दोनों ही केस में आएगा, बट आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। सुनो ना, आपको यू मस्ट नो व्हाट यू आर डूइंग एक्चुअली। आप सूडो फोर्स आंख बंद करके नहीं लगा सकते। सूडो फोर्स तभी लगेगा जो ऑब्जर्वर आपका नॉन यूनिवर्सल फ्रेम में होगा। सवाल करते समय आपके पास डिस्क्रिप्शन है कि आप सवाल को नॉन यूनिवर्सल ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं या यूनिवर्सल ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं, ये आपका स्वतंत्रता है, आप इसको यूज करें। ठीक है, आपको लगे कि नॉन यूनिवर्सल ऑब्जर्वर लेंस से चीज़ें इजी हो रही है तो नॉन यूनिवर्सल ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग करो, उस केस में आपको सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर आप यूनिवर्सल ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग करना चाहते हो, जैसे ये आपका यूनिवर्सल ऑब्जर्वर है, काबिल बंदा है, ठीक है, ये इसके अकॉर्डिंग करना चाहते हो तो सूडो फोर्स का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ रहे, क्योंकि इनके ऑब्जर्वेशन में फ़र्क होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग को फ्री बॉडी डायग्राम मॉडिफाई करना है। थ्योरी में पढ़ा चुका हूँ, सूडो फोर्स का लेक्चर जरूर देखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, ओके, ये देखो क्वेश्चन, नेग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ, सपोज अर्थ सडनली स्टॉप्स अट्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट प्लेस ऑन द सर्फेस, द पर्सन स्टैंडिंग ऑन द सर्फेस विल व्हाट? रोटेशन नहीं हो रहा है, फिर तो वहीं खड़ा रह जाएगा। भाई देखो, हम ऐसे खड़ा है, रोटेशन हो नहीं रहा है, तो कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस तरह का कोई चीज़ होगा नहीं। ठीक है, समझ रहे मेरी बात? तो उस केस में क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन वैनिश कर जाएगा। जो अगर वेइंग मशीन में खड़ा है तो वेट रीड करना बंद कर देगा, क्योंकि अर्थ आपको पुल नहीं कर रहा है। ठीक है, अर्थ आपको पुल नहीं कर रहा, अर्थ पुल कर रहा तभी ना भाई नॉर्मल रिएक्शन जनरेट हो रहा है। आप पुला मतलब नीचे जा नहीं रहे हो, और जैसे हम खड़े हैं अर्थ पे और हमको अर्थ सेंटर तो पुल कर रहा है, लेकिन जो अर्थ का सरफेस है वो हमारे मोशन को कंस्ट्रेन कर रहा है। कैसे? बाय अप्लाइंग नॉर्मल रिएक्शन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन हमको अर्थ पुल कर रहा है ना, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन हमको अर्थ पुल कर रहा है उस डायरेक्शन में हमारा मोशन को अर्थ ने, सरफेस ने कंस्ट्रेन कर दिया है। कैसे? बाय अप्लाइंग नॉर्मल रिएक्शन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो अब अगर अर्थ का ग्रेविटी वैनिश कर जाएगा तो अर्थ हमको पुल करेगा नहीं। ठीक है, अर्थ हमको नहीं पुल करेगा नीचे की डायरेक्शन में। अर्थ जब हमको नहीं पुल करेगा तो हमारा नॉर्मल रिएक्शन वैनिश कर जाएगा। फिर हम अर्थ पे कोई फोर्स नहीं लगा रहे ना, क्योंकि अर्थ हमको पुल करता है तो उतना ही फोर्स हम अर्थ के सरफेस पे लगा देते हैं, और सरफेस जो है हमको उतना ही फोर्स नॉर्मल रिएक्शन के फॉर्म में लगाता है ऊपर के डायरेक्शन में। तो नॉर्मल रिएक्शन विल वैनिश, फ्लाई अप नहीं होगा। अगर जैसे ये होता ना कि भाई रोटेट कर रहा है तो टेंजेंशियली अर्थ के मूव कर जाता है, लेकिन वो क्वेश्चन में लिख रखा है कि रोटेशन नहीं हो रहा है। भाई रोटेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, रोटेशन नहीं हो रहा है तो बढ़िया बात है, रेस्ट पे ही रहेगा, रिमेन स्टैंडिंग, खड़े ही रह जाएंगे। ठीक है, खड़े ही रह जाएंगे, रेस्ट पे रह जाएंगे, है ना, रिमेन स्टैंडिंग। ठीक है, तो अजीब लगेगा बट ठीक है। ये देखो क्या बोल रहा है, 3 रिजिड आर ज्वाइन, रिजिड रॉड होगा, रिजिड रॉड आर ज्वाइन टू फॉर्म इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC ऑफ साइड 1 मीटर, 3 पार्टिकल कैरिंग चार्जेस 220 माइक्रोकूलम ईच आर अटैच्ड to the vertices of triangle. ठीक है, the whole system is at rest in inertial frame. The resultant force on charged particle at A has magnitude. देखो पूरा का पूरा सिस्टम रेस्ट है, वो भी इनर्शियल फ्रेम में है। तो इनर्शियल फ्रेम में जो ऑब्जर्वेशन होता है ना, उसके कारण न्यूटन सेकंड लॉ वैलिड होता है। तो अगर कोई ऑब्जर्वर इनर्शियल फ्रेम में है
और वो ऑब्जर्व कर रहा है कि चार्जेस जो है रेस्ट पे है, चार्ज जो है रेस्ट पे है, मतलब तीनों चार्ज अपने पोजीशन पे ही है, इसका मतलब है कि नेट फोर्स ऑन ईच चार्ज मस्ट बी जीरो, क्योंकि इनर्शियल फ्रेम में जो ऑब्जर्वर है वो न्यूटन सेकेंड लॉ के वैलिडिटी को क्लेम कर सकता है। अगर वो देख रहा है कि भाई रेस्ट पे है ऑब्जेक्ट, तो निश्चित तौर पे फोर्स भी उस पर जीरो होगा। ये चीज नॉन इनर्शियल फ्रेम में नहीं बोल सकते हम लोग, ये चीज हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम में नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इनर्शियल फ्रेम का ऑब्जर्वर का जो ऑब्जर्वेशन होता है वो न्यूटन सेकेंड लॉ से फोर्सेस के साथ कोरिलेट हो जाता है। मतलब कि अगर नेट फोर्स सॉरी एक्सेलरेशन जीरो है तो नेट फोर्स भी जीरो होगा, ये इनर्शियल ऑब्जर्वर बंदा कह सकता है। नॉन इनर्शियल वाला ये बात नहीं कर सकता। देखो नॉन इनर्शियल वाला हम लोग अभी केस देखे तो नहीं, यहाँ देखो ये नॉन इनर्शियल है। अब देखो सूडो फोर्स तो इमेजिनरी है, होता नहीं है, तो आप देख रहे हैं कि एक n sin थीटा अनबैलेंस फोर्स लग रहा है, बट स्टिल ये जो नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है वो इसको रेस्ट पे पा रहा है, समझ ना? मतलब ये सूडो फोर्स तो लगता नहीं है ना, वो तो मैनिपुलेशन है, मतलब इनर्शियल और नॉन इनर्शियल का ऑब्जर्वर के डिफरेंस को कंपनसेट करने का। तो यहाँ आप देखिए नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या हो रहा है कि ये बॉडी को रेस्ट पे पा रहा है, लेकिन फिर भी इस पर एक फोर्स लग रहा है। तो लेकिन ये कंप्लेन नहीं कर सकता है कि न्यूटन सेकेंड लॉ बहुत क्लियर कर दिया कि बाबू हम तुम्हारे लिए नहीं वैलिड हैं, तुम अटपटा ऑब्जर्वेशन कर सकते हो कि फोर्स तुम ऑब्जर्व करोगे एक्सेलरेशन नहीं करोगे, या एक्सेलरेशन ऑब्जर्व करोगे फोर्स ऑब्जर्व नहीं करोगे। तो ये न्यूटन सेकेंड लॉ का प्रॉब्लम नहीं है, ये ऑब्जर्वर का प्रॉब्लम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में है। नॉन इनर्शियल फ्रेम का ऑब्जर्वर जो है ही इज डेस्टाइन्ड टू सी द वायलेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर का, नॉन इनर्शियल फ्रेम का ऑब्जर्वर है, ही इज डेस्टाइन्ड टू सी द वायलेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ, बट द सेम कैन नॉट बी सेड फॉर इनर्शियल ऑब्जर्वर। तो अगर इनर्शियल फ्रेम में कोई ऑब्जर्वर चार्जर को रेस्ट पे पा रहा है तो निश्चित तौर पे उस पर फोर्स जो है वो जीरो लग रहा होगा, ठीक है? तो वी कैन डू इट विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, ठीक है? ये देखो, a force F1 acts on particle so as to accelerate it from rest to a velocity v, ठीक है? मतलब एक्सेलरेट कर रहा है वेलोसिटी जीरो से वेलोसिटी v तक, है ना? ये मान लो वेलोसिटी का डायग्राम है और ये टाइम का डायग्राम है। तो क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहे हैं तो वेलोसिटी v तक एक्सेलरेट कर गया है, ठीक है? ऐसे तक, ठीक, फ्रॉम रेस्ट। देन F1 is replaced by F2 which deaccelerated to rest, ठीक है? मतलब गाड़ी हम लोग ऐसे एक्सीलरेटर दबाए अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से v वेलोसिटी तक पहुंच गए, फिर एक दूसरा फोर्स लग रहा है, डीएक्सेलरेट कर रहा है, मतलब जिधर मोशन है उसके उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, मोशन के उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो मोशन के उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो क्या होगा, हमारा व्हीकल डीएक्सेलरेट करेगा, और डीएक्सेलरेट करते करते कुछ टाइम तक के बाद वेलोसिटी हमारा घटते घटते जीरो हो जाएगा, वेलोसिटी हमारा घटते घटते जीरो हो जाएगा, नहीं बात समझ रहे हो? तो F1 F2 का बराबर होने की जरूरत नहीं है भाई। जरूरी थोड़ी है कि जितना टाइम में हम एक्सेलरेट किया उतना ही टाइम में हमको डीएक्सेलरेट करके जीरो होना है, ऐसा तो कुछ दिया नहीं क्वेश्चन में। वो तो बोल रहा है कि शुरू में एक्सेलरेट करा, वेलोसिटी तक एक्सेलरेट किया, हो सकता है बहुत धीरे धीरे डीएक्सेलरेट करे, धीरे 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 जाके वेलोसिटी जीरो हो। तो जरूरी नहीं है ना कि फोर्स F1 F2 बराबर होगा। F1 F2 फोर्स बराबर होने का जरूरत नहीं है। F1 F2 बराबर तब होना पड़ेगा जब जितना टाइम में एक्सेलरेट होकर v तक गया उतना ही टाइम में डीएक्सेलरेट होकर v तक जाना है। Acceleration and deceleration, if the needs they are needed to be equal, then only you can call about कि फोर्स F1 F2 बराबर होगा, है ना? तो ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब वो होता कि जल्दी से v तक रीच कर गया और बड़ा धीरे धीरे जीरो तक पहुंच रहा हो, तो शुरू का फोर्स बहुत ज्यादा हो सकता है, जल्दी पहुंचा दिया v तक, और डीएक्सेलरेशन स्लो हो सकता है, फोर्स वीक हो सकता है। तो F1 नीड नॉट बी इक्वल टू F2, F1 मे बी इक्वल टू F2, मे भी ठीक है, मे भी चलेगा, मतलब हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मस्ट भी वाला गलत हो जाएगा ना, मस्ट भी गलत हो जाएगा, मस्ट भी नहीं होगा, मे भी हो सकता है। यस, F1 मे बी इक्वल टू F2, नो इशू। जिस एक्सेलरेशन से हम एक्सेलरेट हुए हैं उतना ही एक्सेलरेशन का वैल्यू से डी एक्सेलरेट हो जाएंगे, है ना? वो हो सकता है। ओके, आई थिंक हाउ मेनी क्वेश्चन वी हैव इन दिस? We have around 5 questions. Okay, nice. देखो,
टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी आर थ्रोन अपवर्ड साइमल्टेनियसली विद द सेम स्पीड से हमने थ्रो किया। मास ऑफ ए इज ग्रेटर देन मास ऑफ बी, मास ऑफ ए जो है मास ऑफ बी से बड़ा है, ठीक है, गुड। देन सपोज एयर exert constant and equal force of resistance on both the body। अच्छा, रेजिस्टेंस का फोर्स जो है, जो रेजिस्टिव फोर्स एयर एक्सर्ट कर रहा है, एयर फ्रिक्शन या जो भी बोल दो, एयर रेजिस्टेंस जो है वो सेम है और कांस्टेंट भी है। एयर रेजिस्टेंस सेम है और कांस्टेंट भी है, तो क्या होगा? विच बॉडी विल रीच द हाइट अर्लियर? अच्छा हाइट का बोल रहा है कि कौन ज़्यादा हाइट रीच करेगा, कौन कम हाइट रीच करेगा, ठीक है। तो ए हमने थ्रो किया, चलो ए थ्रो किया, बी भी थ्रो किया हमने, दोनों को ऊपर के तरफ थ्रो किया, वी वेलोसिटी से थ्रो किया। अब देखो किसमें डी एक्सेलरेशन ज़्यादा है भाई? दोनों पे देखो, दोनों पे mg फोर्स तो लग ही रहा है ना, दोनों पे mg फोर्स लग रहा है। अगर ए का बात करें तो ए mag लग रहा है और बी पे mbg लग रहा है। अब एयर रेजिस्टेंस का बात कर रहे हैं, वो बराबर लग रहा है। एयर रेजिस्टेंस मान लो कि स्मॉल एफ है, स्मॉल एफ इज द एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो उस केस में इसमें डी एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? नेट फोर्स यहाँ क्या हो गया? mag प्लस एफ अपॉन ma इज द एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन। अच्छा, यहाँ पे डी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इज दिस, so acceleration of deceleration of A is basically g plus f by ma, right? And acceleration of B is g plus f by mb। किसका डीएक्सेलरेशन ज्यादा है बताओ? कौन ज्यादा डीएक्सेलरेट कर रहा? ma is more than mb, ma is more than mb, it means deceleration of A is less than deceleration of B। डिनोमिनेटर में आ गया ना, मतलब ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये इसमें फर्क है, इसका ये कम है, इसका ये ज्यादा है। मतलब deceleration in A is less than deceleration B। That means V सेम वेलोसिटी थ्रो की है और एक तेजी से डीएक्सेलरेट कर रहा है, एक धीरे डीएक्सेलरेट कर रहा है। तो जिसमें कम डी एक्सेलरेशन होगा वो ज़्यादा हाइट तक जाएगा, उसका वेलोसिटी जीरो होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। डी एक्सेलरेशन ए में कम है और बी में ज़्यादा है, यानी ए जो है वो हाइयर जाएगा क्योंकि उसका वेलोसिटी लेट से जीरो होगा और तब तक ऊपर जाता रहेगा, है ना। क्योंकि वी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी सेम है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी सेम है, तो ए जो है हाइयर रीच करेगा क्योंकि उसमें डी एक्सेलरेशन कम है, ठीक, उसमें डी एक्सेलरेशन कम है। क्लियर है? कोई भी डाउट हो, ऑलवेज क्वेश्चन ऑलवेज वेलकम, राइट। हाँ, मतलब मन में नहीं रखना है क्वेश्चन को। देखिए क्या बोल रहा है। स्मूथ वेज ए इज फिटेड इन ए चैम्बर हैंगिंग फ्रॉम ए फिक्स सीलिंग नियर द अर्थ सरफेस, ठीक है। एक वेज है, मतलब वेज इस टाइप का वेज है, ठीक है। अब ये फिटेड है, hanging smooth wedge A is fitted in a chamber, chamber का लिफ्ट मान लो, लिफ्ट मान लो, एक लिफ्ट है, ऐसे लिफ्ट है और ये हैंग कर रहा है सीलिंग से, ठीक है। A block B is placed at the top of the wedge, takes time t to slide। एक ब्लॉक यहाँ है, B है, ये A है, ठीक है। takes time t to slide down the wedge, यहां से यहां तक t टाइम में स्लाइड कर जाता है। if the block is placed at the top of the wedge, ब्लॉक को हमने टॉप पे प्लेस कर दिया और जो केबल है, केबल सपोर्टिंग द चैम्बर इज ब्रोकन, ये केबल ब्रेक कर जाएगा। अब केबल जब ब्रेक कर जाएगा तो क्या होगा भाई बताओ? केबल ब्रेक कर जाएगा तो दोनों ही वेटलेस मोड में चला जाएगा, दोनों ही जी से एक्सेलरेट कर जाएगा। अब जी से एक्सेलरेट करेगा तो देखो इसमें कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं बनेगा, बात समझो। अगर तुम, एक सिंपल एग्जांपल आपको बताते हैं, कोई माथा पे बोझा रख लो, ठीक है, माथा पे कोई लोड रख लो, मान लो बोरी रख लो, ठीक है,
तो आपको बड़ा उसका वजन फील होगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई हाइट से वो बोरी लेके तुम कूद जाओ, तो जब तक तुम हवा में रहोगे ना, वो बोरी का वेट नहीं महसूस होगा, कि दोनों ही जी से एक्सेलरेट कर रहे हो, दोनों ही जी से एक्सेलरेट करेंगे। जैसे देखिए पेन है, अभी खड़ा है तो पेन का वेट महसूस कर रहे हैं, ये पेन लेके जंप कर जाएंगे ना, तो ये पेन का वजन जंपिंग के दौरान महसूस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग दोनों ही फ्री फॉल में हैं, दोनों ही अनकंस्ट्रेंट मोशन में है। अभी खड़ा है तो इसका मोशन को हम कंस्ट्रेन कर रहे हैं, अभी खड़ा है तो इस पेन का मोशन को कंस्ट्रेन कर रहे हैं, तो हमारा हाथ जो है पेन पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है। लेकिन अगर हम लोग दोनों वेटलेस स्टेट में रहेंगे तो हम लोग दोनों ही जो है अपना जी एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहे हैं, हम लोग दोनों पे एमजी फोर्स लग रहा है। एक में एमजी में मास मेरा होगा, एक में एमजी में मास इसका होगा, ठीक है। तो ये दोनों पे ही एमजी फोर्स लग रहा है, दोनों का एक्सेलरेशन जी है, कोई कंस्टेंट है ही नहीं मोशन में। हमारा हाथ इसका मोशन फिर कंस्टेंट नहीं कर रहा है ना, क्योंकि ये भी फ्री फॉल में, हमारा हाथ भी फ्री फॉल में हमारे साथ साथ। तो उस केस में हमारा हाथ जो है इस पेन को कंस्टेंट नहीं कर रहा है। तो ड्यूरिंग जंपिंग द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन माई हैंड एंड दिस पेन विल वैनिश। ऐसे ही ड्यूरिंग जंपिंग नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी विल वैनिश, दोनों ही अपने फ्री फॉल में होंगे। और उस केस में बी जो है एक जहां बी जो है टॉप पे है तो वहीं पर रहेगा, कोई नॉर्मल रिएक्शन कुछ भी नहीं लग रहा है, ठीक है। दोनों पे एमजी लग रहा है, वेटलेस स्टेट में है, दे वोंट बी इंटरैक्टिंग। इनफैक्ट एक तरह से ए और बी इंटरैक्ट ही नहीं करेंगे, ठीक है। दोनों का एक्सेलरेशन जी रहेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। केबल यहाँ डिटैच हो जाएगा ना, मतलब टूट जाएगा, तो लिफ्ट के अंदर सब कुछ फ्री फॉल में रहेगा, कोई एक दूसरे का मोशन कंस्ट्रेन नहीं कर रहा है। इनफैक्ट ये आपस में इंटरैक्ट भी नहीं करेंगे। वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई हाथ में कोई वजन लेके और तुम जंप कर जाओगे ना, तो ड्यूरिंग जंपिंग वो वजन महसूस नहीं होगा आपको। माथा पे कुछ लेके कूद जाओगे तो आपको महसूस नहीं होगा वेटलेस स्टेट में। हाँ, फिर नीचे गिरोगे तो फिर महसूस होना चालू हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इट विल रिमेन ऑन टॉप ऑफ द वेज। ये सब इंपॉर्टेंट है। कोई डाउट हो हमेशा, देखिए बार बार हम बोल रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में ना डाउट पूछते रहेंगे तो क्लियर होता रहेगा, और मन में रख लेंगे तो फिर डाउट बड़ा होता जाएगा, आगे दिक्कत भी करेगा, ठीक है। In an imaginary atmosphere, air exerts a small force F on particle in the direction of particle motion. अच्छा वाह एयर तो यूजुअली क्या है कि मोशन को अपोज करता है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि मोशन को सपोर्टिव है, मोशन को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, बढ़िया बात है। Particle of mass is projected upward, takes time t1 in reaching the maximum height and t2 in the return journey. Then, अच्छा, मान लो कोई पार्टिकल है, उसको हमने प्रोजेक्ट किया, मान लो सपोज को v वेलोसिटी से, ठीक है। तो कह रहा है कि अच्छा, तो अपवर्ड जर्नी में क्या होगा? अपवर्ड जर्नी में इसका डी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? ये कह रहा है कि पार्टिकल ऑफ मास है पॉजिटिव और जो स्मॉल फोर्स एफ लग रहा है। अच्छा ठीक है, यानी कि पार्टिकल जो ऊपर जाएगा तो पार्टिकल ऑफ फोर्सेस क्या क्या लगेंगे भाई? एक तो हो गया तुम्हारा एम जी नीचे के डायरेक्शन में, ठीक है, और एक एफ लगेगा, मोशन के अलोंग लगता है ना, मोशन के अलोंग लगता है। तो इसमें डी एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा भाई? डी एक्सेलरेशन जो हो जाएगा दैट विल बी जी माइनस एफ बाई एम। द नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगा? नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इज, मतलब स्मॉल एफ कर लो, चलो, नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन विल बी एम जी माइनस एफ, राइट, एंड अपॉन एम विल बी द डी एक्सेलरेशन। मतलब अपवर्ड जर्नी में इसका डी एक्सेलरेशन जो है जी माइनस एफ बाई एम है, ठीक, ओके। अच्छा, जब डाउनवर्ड जर्नी होगा तो इस पर क्या क्या फोर्स लग रहा है? एक तो एम जी लग ही रहा है, और एफ भी जो बोल रहा है कि वो तो डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग ही बोल रहा है, यानी डाउनवर्ड जर्नी में इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो जी प्लस एफ बाई एम होगा। अच्छा, बढ़िया बात है, ठीक है। तो भाई देखो, शुरू में क्या है ना, मतलब ऊपर जा रहा है तो इसका डी एक्सेलरेशन कम है, और नीचे आ रहा है ना तो उसका एक्सेलरेशन जी प्लस एफ बाई एम है। मतलब अपवर्ड जर्नी में एक्सेलरेशन जो है वो डी एक्सेलरेशन जो है वो आपका मतलब जी माइनस एफ बाई एम है, और डाउनवर्ड जर्नी में एक्सेलरेशन जो है जी प्लस एफ बाई एम है। मतलब वो ऊपर जो जाएगा ना उसमें ज़्यादा टाइम लगाएगा, नीचे तेजी से आएगा। नीचे आते समय एक्सेलरेशन बहुत हाई है, ठीक है, ऊपर जाने में ज़्यादा टाइम लगाएगा, मतलब T1 विल बी मोर देन T2, क्योंकि ऊपर जाते समय डी एक्सेलरेशन जो है ना वो बहुत कम है, डी एक्सेलरेशन इज लेस।
आते समय एक्सेलरेशन हाई है, तो जितना एक्सेलरेशन हाई रहेगा उतना हाइट फॉल करने में, मान लो h हाइट तक गया है तुम्हारा, सपोज करो, ठीक है, तो इस हाइट को रीच करने में इसको ज़्यादा टाइम लगेगा और इस हाइट को फॉल करने में इसको कम टाइम लगेगा, ठीक है। तो T1 विल बी मोर देन T2, T1 विल बी मोर देन T2। ऊपर जाने में ज़्यादा टाइम लगेगा, ऊपर जाने में डी एक्सेलरेशन लेस, नीचे आने में एक्सेलरेशन हाई है, ठीक है। ओके, करना बाकी तुम लोग ट्राई खुद से भी, है ना। देखो क्या बोल रहे हो, a person standing on the floor of elevator drops a coin. The coin reaches the floor of elevator in time t1 if the elevator is stationary and time t2 if elevator is moving uniformly. देखो यूनिफॉर्मली बोल रहा है ना, तो यूनिफॉर्मली जब मूव करेगा तो कॉइन और आदमी दोनों ही उस वेलोसिटी को इनहेरिट करेगा। जैसे आप कॉइन गिराते हो ना, तो कॉइन गिराओगे तो जैसे रेस्ट पे है, तो जैसे आपने गिराया कॉइन को, ठीक है, जैसे ये आदमी है, एक कॉइन को यहाँ से गिराया, ये लिफ्ट है, ठीक है। अब लिफ्ट का फ्लोर में मान लो कि उसको T1 टाइम लगा, ठीक है। अब अगर लिफ्ट मान लो यूनिफॉर्मली ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, तो ऊपर जाए या नीचे जाए, तो ये कॉइन और आदमी दोनों ही उस वेलोसिटी को इनहेरिट करेगा। कॉइन और आदमी दोनों ही उस वेलोसिटी को इनहेरिट करेगा, तो उस केस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। दो इनर्शियल ऑब्जर्वर, ये भी समझिए गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है कि अगर दोनों ऑब्जर्वर इनर्शियल हो गए, मतलब दोनों ही इनर्शियल का केस है, मतलब एक लिफ्ट में ऑब्जर्वर है, एक बाहर ऑब्जर्वर है, लिफ्ट रेस्ट पे रहेगा या यूनिफॉर्मली मूविंग है, दोनों ही केस में लिफ्ट इनर्शियल है। तो कहने का मतलब ये लिफ्ट जब यूनिफॉर्मली मूव करेगा ना, तो बोथ आर गोइंग टू इनहेरिट दैट वेलोसिटी, ठीक है। तो कोई टाइम में फर्क नहीं पड़ेगा, जितना टाइम, क्योंकि जो कॉइन वेलोसिटी इनहेरिट कर रहा है वही वेलोसिटी आदमी भी इनहेरिट कर रहा है। कॉइन जितना वेलोसिटी इनहेरिट कर रहा है वही आदमी भी वेलोसिटी इनहेरिट कर रहा है, तो फर्क नहीं पड़ेगा, T1 विल बी इक्वल टू T2 हो जाएगा। हाँ, एक्सेलरेटेड होता तो थोड़ा सा केस अलग रहता, एक्सेलरेटर के केस में थोड़ा अलग रहता है केस, ठीक है। यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है तो बोथ आर गोइंग टू इनहेरिट द मोशन, ठीक है। अच्छा, pre-U38 nucleus kept in a train emits alpha particle. When train is stationary, the nucleus decays and alpha particle. Passenger measures the separation between alpha particle requiring nucleus to be X after T of the decay. अच्छा, ठीक है, यूरेनियम 238 जो है ये अल्फा पार्टिकल इमिट कर रहा है, ठीक है, अल्फा पार्टिकल इधर इमिट हुआ और ये जो है रिक्वाइल किया ना, ये रिक्वाइल किया, तो आफ्टर टाइम T U238 और जो अल्फा पार्टिकल के बीच का दूरी है वो x है। अच्छा, इफ डिके टेक्स प्लेस इन ए ट्रेन मूविंग एट ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी v, द डिस्टेंस बिटवीन अल्फा पार्टिकल रिक्वायर्ड न्यूक्लियस आफ्टर T टाइम, सेम केस है भाई। जब यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा ट्रेन मान लो, ठीक है, तो उस केस में u भी उस मोशन को इनहेरिट करेगा, अल्फा भी उस मोशन को इनहेरिट करेगा। अगर ये मान लो राइट में जा रहा है ना, तो दोनों ही राइट में जाएगा, दोनों ही उस मोशन को इनहेरिट करेगा। अगर लेफ्ट में जाएगा तब भी ये दोनों ही उस मोशन को इनहेरिट करेगा। तो इनके बीच का जो मोशन है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बीच का डिस्टेंस फर्क नहीं पड़ेगा। अगर x डिस्टेंस है और मान लो vt टाइम आगे ट्रेवल कर गया, तो ये भी vt टाइम ट्रेवल किया, ये भी vt टाइम ट्रेवल किया आगे, तो जो डिस्टेंस है उसमें क्या फर्क पड़ेगा। अगर लेफ्ट डायरेक्शन में आते ये भी vt डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये भी vt डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो सेपरेशन में फर्क नहीं पड़ेगा। तो पिछले के क्वेश्चन में यही केस था, पिछले क्वेश्चन में भी यही केस था कि भाई आपका लिफ्ट है, अब लिफ्ट यूनिफॉर्मली ऊपर जाए या यूनिफॉर्मली नीचे जाए, जो जहाँ से कॉइन फॉल किया और जो ग्राउंड है इसके बीच में कोई फर्क नहीं पड़ा ना, इसके बीच में कोई फर्क नहीं पड़ा, सारे लोग ही उसी, मतलब अगर लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो आदमी ऊपर जा रहा है तो कॉइन भी ऊपर जा रहा है उसके साथ साथ, तो रिलेटिव मोशन में फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जो डिस्टेंस है ना वो सब कोई फर्क नहीं पड़ेगा डिस्टेंस ट्रेवल में, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, ठीक है। दोनों क्वेश्चन सेम ही है, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में है बस, ठीक है। सो आई थिंक दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, है ना। हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव 1 कर लिया है, अब नेक्स्ट वीडियो में ना ऑब्जेक्टिव 2 करेंगे, जिसमें मोर देन 1 करेक्ट रहेगा,
नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्टिव 2 करेंगे जिसमें मोर देन वन करेक्टर रहेगा, ठीक है, वो थोड़ा सा और चैलेंजिंग रहेगा, ठीक है। सो टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।